हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर डिस्कस किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को मिला के भी क्वेश्चन किया, यानी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा। इसमें जो हम मेनली कवर करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कुछ सेपरेट तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता। जब भी बैलेंस शीट के लिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछेगा और बैलेंस शीट, तीनों साथ में पूछेगा। तो यानी बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द entity and it is prepared at the end of the accounting year. Okay, यानी कि बैलेंस शीट हमारा क्या शो करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आता है? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। यानी किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। स्टार्टिंग से ही हम बात करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा 5 टाइप का होता है, जिसमें 2 इनकम और एक्सपेंस वो हमारे ट्रेडिंग और पीएनएल में कवर हो गया था। तो बाकी के जो 3 है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल। और जो बैलेंस शीट है वो देखिए नॉर्मली तो ईयर एंड में बनता है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए उनको क्वार्टरली भी बनाना पड़ता है। क्वार्टरली कह बोले तो जून के एंड में, फिर सितंबर के एंड में, फिर दिसंबर के एंड में, और 31 मार्च को तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा बैलेंस शीट में सबसे पहले कुछ हम इसका डेफिनेशन या मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि इट इज, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या, कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स, यानी विच शोज, यानी ये स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला बात क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोलने के लिए देखिए, जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, वो दोनों क्या है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट है और चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? अकाउंट है। अकाउंट का मतलब लेजर है, ठीक है। लेकिन जो मेरा बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट हमारे लिए क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यानी इसका फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इट इज ए स्टेटमेंट। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है, ओके। ये एक स्टेटमेंट है, यानी अकाउंट नहीं है। विच रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स यानी विच सोर्स, अकाउंट एसेट्स ऑन, यानी कंपनी के पास किन किन एसेट्स का ऑनरशिप है, एंड द क्लेम ऑफ द डेटर एंड ऑनर, और कंपनी का सिंपल टर्म्स में लायबिलिटी क्या है, ऐसे भी लिख सकते। इट इज अ स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। बैलेंस शीट का ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी ईयर होगा। यहाँ पे याद करिए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते थे, लेकिन इस केस में क्या लिखते हैं? इस केस में हम लिखेंगे एज ऑन, और जो भी हमारा ईयर होगा, ठीक है। इसमें सिंस कि ये मेरे लिए अकाउंट नहीं है, इसमें कोई भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, सीधे लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और राइट साइड में एसेट। आपको अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा, बाकी तो आपको आदत बन जाएगा। लेफ्ट साइड एल है और लायबिलिटी में एल है, तो दोनों को कॉमन करके लेफ्ट में लायबिलिटी कर दीजिएगा और राइट में एसेट होगा, ठीक। लायबिलिटी में मान लीजिए जो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इस साइड कैपिटल और लायबिलिटी दोनों आएगा। आगे हम देखेंगे कि कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी ही होता है, या आपको तो पता ही होगा, कैपिटल भी एक तरह का बिजनेस का लायबिलिटी होता है, ठीक है। बस ये लायबिलिटी ऑनर का ही होता है, यानी इंटरनल होता है, तो इसको थोड़ा सा अलग व्यू से देखते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी हम फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल है जिसमें कि बिजनेस और उसका ऑनर अलग है, अलग अलग है। और जो हम अकाउंट बनाते हैं वो बिजनेस का बनाते हैं, तो इसलिए हम कैपिटल को भी लायबिलिटी
मान के चलते हैं, ठीक है। वैसे ही और सारा है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक लोन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारा हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। फिर बैंक ओडी हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सब कुछ लायबिलिटी है। वैसे एसेट साइड में भी बहुत सारे एसेट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल गुडविल हो जाएगा जो कि इंटेंजिबल एसेट होता है, गुडविल हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिर फर्नीचर एंड फिक्सर हो गया। वैसे इसमें फर्नीचर एंड फिक्सर हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए कंप्यूटर भी हो सकता है, ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सब होगा। और फाइनली ये जो हमारा दोनों साइड है, बैलेंस शीट का जो दोनों साइड है वो क्या हो जाएगा, वो मैच हो जाएगा, ठीक है। और मैच हो गया यानी कि हमारा नॉर्मली बोल सकते हैं मैच होने का मतलब कि मैच होना ही चाहिए अगर सही है तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मैच हो गया तो सही ही हो जाएगा, हो सकता है आपने कुछ इधर उधर कर दिया होगा, लेकिन मैच तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। अब इतना करने के देखिए कुछ तो थ्योरी है अभी हमारे पास इसमें, बाकी उससे पहले हम कुछ एक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और थ्योरी करेंगे, ठीक है। थ्योरी नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिकल का करने के लिए कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इजी करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या एक क्वेश्चन करा देता हूं जिसमें कि हम ट्रेडिंग अकाउंट भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और बैलेंस शीट, तीनों चीज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये वाले इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 22 है, बाकी आपके बुक में कुछ और हो सकता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, टीएस अग्रवाल सर के बुक का इलस्ट्रेशन 22 है, उसी के आसपास होगा। अगर आपका नया बुक होगा, ये थोड़ा सा ओल्ड बुक था, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यानी क्वेश्चन में क्या दिया आपको, ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डे, ठीक है। यानी बोल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोनों को साथ ही करेंगे, ठीक है। तो एक ही अकाउंट बनाएंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा उसका फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट भी लिख देता हूँ। ये फॉर द ईयर एंडेड क्या बोला है क्वेश्चन में, 31 मार्च 2019 है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 हो जाएगा। उसके बाद डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में भी। बैलेंस शीट याद रखिएगा, इसमें एज ऑन और उसमें फॉर द ईयर एंडेड, या हाँ एज ऑन या एज एट बैलेंस शीट में होगा और उसमें केवल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट, ठीक है। यहाँ तक चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो है 5 चीज हो सकते हैं, या तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, और उनको उसी हिसाब से, अगर एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, और इनकम एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग वाला अगर है तो उसमें, नहीं है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा सन्ड्री डेटर 15,000, तो ये तो हमें पता है कहाँ जाएगा। सन्ड्री डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। अच्छा, ये एक काम करिए, अब मैं क्वेश्चन का आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए,
उसके बाद मैं क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा, मैं तो बुक से ही क्वेश्चन देख लूंगा उसके बाद, और बाकी आप भी देख लीजिए क्वेश्चन, या तो लिख लीजिए, अगर बुक है तो बुक से आप पता कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका है ये, ठीक है, क्योंकि इधर उधर करने से मेरा थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले डेटर है हमारा कितने का, 15,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे एसेट साइड में डेटर 15,000 का, ठीक है। फिर दूसरा है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 18, यानी ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 50,000 का, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है तो वो आ जाएगा बैलेंस शीट पे। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वो भी दोनों एसेट ही है। कैश इन हैंड, अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए कैश एट बैंक होगा, इन नहीं है ये, कैश एट बैंक है, ठीक है। क्या क्या अमाउंट है, 16,000 और 16,000 और 40,000। फिर वेजेज है वो उसमें जाएगा, बिल्स वेजेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, वो बाद में लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल 20,000 का इसी में आएगा, बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 20,000 का है। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, बैड डेट भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, रिपेयर्स भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, फर्नीचर एंड फिक्सचर इसमें आएगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है। कितना, 15,000 का, ओके। अच्छा, कुछ आइटम जो इनका है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम। क्या क्या छोड़ा था हमने, सबसे पहले वेजेस, वेजेस तो इसी में आ जाएगा ट्रेडिंग में, तो टू वेजेस कितने का था, 30,000 का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या छोड़ा था इसमें, इंटरेस्ट, अच्छा देखिए, अब इसी जो भी मैंने यहाँ पे स्पेस कवर किया हुआ है, इसी स्पेस में मुझे ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक कितना स्पेस आप छोड़ेंगे, ताकि कि आपका ट्रेडिंग वहां पे खत्म हो जाए और P&L शुरू हो जाए। तो आप क्वेश्चन करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, स्पेस। चलिए, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं P&L का आइटम पहला, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे लिखेंगे क्योंकि बाद वाला फिर ऊपर भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं बात, ओके। अब है टू इंटरेस्ट 2,000, देखिए अब इंटरेस्ट में ये मेरा एक्सपेंस है या इनकम है, ये भी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट मिल भी सकता है, या बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ था उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है। तो देखिए ये किस साइड दिखा रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यानी ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो यानी कि टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। फिर टू बैड डेट, टू बैड डेट हमारा हो जाएगा 5,000। फिर टू रिपेयर कितना है, 3,000। फिर नीचे फर्नीचर के नीचे है डेप्रिसिएशन, यहाँ पे एक सेकंड लिख देते हैं, फिर टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ये कितने का है, 10,000 का, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साइड, दूसरे साइड में टू रेंट, वो भी लिख देते हैं, टू रेंट कितना है, 8,000, ठीक है। फिर टू टू सैलरीज, वो भी इसी में आ जाएगा, टू सैलरीज
20,000। अगला है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का क्या होता है, कैपिटल से जो बैलेंस शीट में हम कैपिटल वाला दिखाएंगे उसी में से लेस कर देते हैं, ठीक है। वो अभी रोकते हैं। फिर टू परचेज वो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रहा है ट्रेडिंग और पीएनएल वाले में, तो आप प्लीज जो प्रीवियस वीडियोस हैं उस पर आप देख लीजिए, वहां पे मैंने ट्रेडिंग और पीएनएल बताया हुआ है, ठीक है। टू परचेजेस 1 लाख, ठीक है। उसके बाद है हमारा ऑफिस एक्सपेंस, तो टू ऑफिस एक्सपेंस यहीं पे लिख देते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस बचेगा, तो टू ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे, ठीक है। कितने का, 25,000 का है। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, तो वो तो इधर जाएगा बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आएगा क्या, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 57,000, ठीक है। अब है उधर क्रेडिट साइड वाले बैलेंसेस है, तो कोशिश ये करना हमें कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर हम पहले तो लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है, दूसरे पेन से ही लिख दे रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे। फिर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 2,50,000, ठीक है। अच्छा याद करिए, डेबिट साइड में एक ड्राइंग आया था, वो यहीं से लेस होगा। ड्राइंग कितना, ड्राइंग दिया है 20,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट मेरा क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी ये मेरे लिए इनकम, ठीक है। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये। भाई इंटरेस्ट इनकम भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इंटरेस्ट भी आप सिंपल लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है, 6,000, तो बाई इंटरेस्ट इनकम कितने का, 6,000 का, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर बाई, उसके बाद सेल्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई सेल्स, ठीक है। कितना, 1,70,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल है, तो वो तो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दो चीज है, एक तो क्रेडिटर को और बिल्स पेबल, दोनों चीज को डाल देते हैं बैलेंस शीट में। इसके लिए थोड़ा सा और स्पेस छोड़ रहा है, तो दो चीज, क्रेडिटर कितने का, 70,000 का क्रेडिटर हमारा 70,000, 70,000, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 40,000, ठीक है। तो अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा डिटेल हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उसको मैं क्वेश्चन में दिखाता भी हूँ आपको, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ये तो जो भी है, ये यहां तक तो मेरा क्या था, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का पार्ट है ये। अब ये जो डिटेल बाहर में दिया हुआ है नीचे में, क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2019, यानी लास्ट डेट, यानी क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट पे है। स्टॉक यानी इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना है, 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, 1 लाख का। तो इसका दो ट्रीटमेंट होगा। ये इन चीज को, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तो ट्रायल बैलेंस का कंपोनेंट होगा, और जो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर का डिटेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। यानी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है। तो ये पहला एडजस्टमेंट है जो कि इसी चैप्टर में आपको कवर हो गया, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो डिटेल आपका एडजस्टमेंट में होता है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसका तो एक ही जगह ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो सिंस की ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा बाहर दिखा रहा है, इसका दो ट्रीटमेंट होगा। पहला तो ये ट्रेडिंग अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट, या दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। इनका दो ट्रीटमेंट होता है, पहला तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दूसरा दूसरा वो बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। इसको भी मैं दूसरे
पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, किस नाम, बाई क्लोजिंग स्टॉक के नाम रखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, 1 लाख का। अच्छा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, दूसरा ट्रीटमेंट ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये बैलेंस शीट में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का, ठीक है। अब हमारा सारा डिटेल हो गया। देखिए ये जो पहला एडजस्टमेंट था, ऐसे ही 14 एडजस्टमेंट हमें पढ़ने हैं पिछले, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, जो थोड़ा सा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बोला था क्या, कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है 2 पार्ट में, पहला है बेसिक और दूसरा है एडवांस। तो जो एडवांस वर्जन है इस चैप्टर का, यानी जनरल वाले का, बेसिक वाले का, तो ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा वो एडवांस वाले का होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, केवल एडजस्टमेंट ही है जो अलग है, बाकी तो यही चैप्टर है वो भी, ठीक है। तो उसमें से भी पहला जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल, तो यही वाला साइड बड़ा है 2,70,000, इधर भी आ जाएगा 2,70,000, ठीक है। अब इनकम और एक्सपेंस में इनकम बड़ा है तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और इनकम बड़ा है तो वो प्रॉफिट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना, 1,80,000 ये है, तो वो हो जाएगा 90,000, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर टू पीएनएल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये इधर है तो इधर आ जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का, 90,000 का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दोनों को साथ साथ अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा रियलाइज कर रहे होंगे कि अगर हम साथ बनाएंगे, अगर हम साथ बना रहे हैं तो फिर बेनिफिट है, मतलब टाइम कम लग रहा है। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा ये चीज, ठीक है। तो हम कोशिश आप लोग यही करिएगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एग्जाम में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चों को आने के बावजूद भी वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है, ठीक है। तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, और उस टाइम को मैनेज करने का पहला तरीका यही है कि आप इसको दोनों को साथ ही करने का कोशिश करिए। अच्छा, ये हो गया। अब दोनों साइड में, यही साइड बड़ा है 96,000, ठीक है। अब इसमें भी इनकम साइड बड़ा है तो बैलेंस इस साइड आएगा और वो प्रॉफिट होगा, तो टू नेट प्रॉफिट। अब इसको माइनस कर लेंगे हम लोग, माइनस करने का ये आ जाएगा हमारा 23,000। अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, यानी जो ये कैपिटल है हमारा बैलेंस शीट में, उसमें ये ट्रांसफर टू कैपिटल, ये उधर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे वही जो नेट प्रॉफिट है ऐड कर देंगे, कितना, 23,000, ठीक है। अब ये तीन ऐड करने के बाद ये लिख देंगे बाहर 253,000, ठीक है। अब इसका टोटलिंग कर देंगे और अल्टीमेटली मेरा बैलेंस शीट का जो टोटल है वो मैच हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो गया हमारा, ये दोनों साइड 363,000, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर, बैलेंस शीट दोनों साइड मैच हो गए, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये मतलब टेक्निक होता है या अप्रोच होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि क्वेश्चन भी आपका सही हो जाए। क्योंकि एक बार अगर फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत, मतलब मैच नहीं हुआ, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे और आप फर्दर मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे कि फिर से अपना टाइम वेस्ट करें, आप ज्यादा छोड़ ही देंगे क्वेश्चन। तो आप कोशिश करें कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका बैलेंस शीट मैच हो जाए और आपको बूस्टअप मिले फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बार गलत हो गया तो फिर आप हैंडल उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब हमें जो थ्योरी पढ़ना है, अब हमें ये देखना होता है बैलेंस शीट पे कि किन आइटम को पहले रखना और किन आइटम को बाद में रखना है, दोनों साइड में, ठीक है। दोनों साइड में कौन सा आइटम पहले होगा और कौन सा आइटम बाद में होगा, ये देखना होता है। अच्छा, उससे भी पहले हम देखते हैं कि एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। देखिए जो एसेट है हमारा, जो भी कंपनी का एसेट होता है,
वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो एसेट है वो है करेंट एसेट और दूसरा है नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट बोलने के लिए कि वो एसेट जो कि कंपनी एक साल ही यूज करेगी, यानी उसके बाद वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा या इरेलीवेंट हो जाएगा, यानी कंपनी के लिए यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो उन एसेट्स को हम करेंट एसेट बोलेंगे। या तो वो एक साल तक ही यूज करेगी, और दूसरे टर्म्स में इसको बोल सकते हैं कि कंपनी विद इन 1 ईयर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेगी। दो काम हो सकते हैं, या तो एक साल यूज करे या दूसरा कि विद इन 1 ईयर उसको कैश में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। उनको करेंट एसेट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन करेंट एसेट, ठीक है। नॉन करेंट एसेट का मतलब ये होता है कि वो एसेट जो कि कंपनी एक साल से ज्यादा के लिए यूज करती है, ठीक है। इन एसेट्स का पर्पस होता है कि जो नॉन करेंट एसेट है वो कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। अब नॉन करेंट एसेट में दो टाइप होता है। पहला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी एक साल से ज्यादा टर्म्स के लिए किया हुआ है कंपनी ने, ठीक है। यानी दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच हैव बीन मेड, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच हैव बीन मेड फॉर द पर्पस ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट, यानी कि कंपनी उनको यूज करती है अपने बिजनेस के लिए, फिक्स्ड बिजनेस के लिए फॉर मोर देन 1 ईयर, और वो कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। देखिए नॉन करेंट एसेट तो इन्वेस्टमेंट तो अर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेनली फिक्स्ड एसेट्स का अर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब फिक्स्ड एसेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट वो जो कि देख सके और टच कर सके, और इंटेंजिबल जो देख नहीं सके और टच नहीं कर सके। टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर हो गया, ये सब लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। और इंटेंजिबल में गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, इनका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। देखिए अब हमें ये कोशिश करना चाहिए, कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारा बैलेंस शीट हमने बनाया हुआ है, जो हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, वो बैलेंस शीट में क्या पहले रखना है और क्या बाद में रखना है, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। सपोज करिए हमने ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बैलेंस शीट है उसका। अब जो चीज करेंट एसेट है उसको एक साथ लिखना चाहिए, ठीक है, और जो नॉन करेंट एसेट है उसको एक साथ। वैसे ही जो करेंट लायबिलिटी है वो एक साथ लिखना चाहिए और करेंट एसेट एक साथ लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये दोनों करेंट लायबिलिटी ही कैटेगरी में आता है। अब इसमें देखिए ये करेंट एसेट है, ये करेंट लायबिलिटी, सॉरी ये करेंट एसेट है, ये नॉन करेंट एसेट है, ये दोनों करेंट एसेट है। मैं लिख दे रहा हूँ करेंट एसेट ये है, नॉन करेंट एसेट ये भी करेंट एसेट, और ये दोनों नॉन करेंट एसेट, और ये भी करंट एसेट, ठीक है। यानी कि कंपनी को कोशिश ये करना चाहिए कि जो करंट एसेट है वो एक साथ रहे, और नॉन करंट मतलब बैलेंस शीट में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें करंट एसेट को एक साथ रखना चाहिए और नॉन करंट को एक साथ, यानी सिमिलर नेचर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी पुट टुगेदर, ठीक है। वैसे इस साइड तो करंट लायबिलिटी ही है, केवल नॉन करंट लायबिलिटी में अगर लोन होता या फर्दर आप देखेंगे डिवेंचर भी होता है, वो नॉन करंट लायबिलिटी होता है, या डिपॉजिट्स भी नॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो वो एक साथ रखेंगे, ठीक है। इसीलिए क्लासिफिकेशन अभी हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा करंट लायबिलिटी होता है उसका क्या बाइफर्केशन होता है, उसको अब देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, सबसे पहले इंटरनल लायबिलिटी और उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखिए हम जो फॉलो करते हैं एक प्रिंसिपल जिसका नाम क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके हिसाब से जो कैपिटल मतलब बिजनेस है और जो उसका ऑनर वो दोनों सेपरेट है, ठीक है। उसी हिसाब से जो हम अगर और जो हम अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस का बनाते हैं, इसका मतलब बिजनेस के लिए ऑनर कौन है, आउटसाइड मतलब इनसाइडर तो है लेकिन खुद नहीं है, यानी उसके लिए भी। और स्टार्टिंग में जो ऑनर पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और वो पैसा जो कैपिटल के तौर पे बिजनेस में आता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, बशर्ते कि ये बिजनेस का इंटरनल आदमी होता है तो ये लायबिलिटी इंटरनल होता है, यानी कैपिटल दैट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड by the owner to the firm is also a liability which although is not in general called as liability, it is called as capital, ठीक है। और जो आउटसाइडर से आया है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही मेनली हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो कैपिटल है उसको कभी इंटरनल लायबिलिटी से बहुत रेयरली ही बोला जाता है, जब स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करना होता है
की लायबिलिटी है तब आप बोलेंगे ये बात, ठीक है। नॉर्मली कैपिटल को कैपिटल ही लायबिलिटी बोलेंगे। अब लायबिलिटी वर्ड बोलेगा, इसका मतलब वो एक्सटर्नल लायबिलिटी को नोट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमारा दो टाइप का होता है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो यानी जिनको कि 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे रिपे करना है, यानी पैसा वापस 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे करना है। और नॉन करंट लायबिलिटी वो जिनको कि पैसा मुझे वापस 1 साल के बाद करना है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा, और फिर बिल्स पेबल हो जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन हो जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, फिर दूसरा डिबेंचर हो जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट हो जाएगा, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी होता है। तो क्लासिफिकेशन इसमें कोशिश यही करना है कि बैलेंस शीट में आप जो भी आइटम डाले, जिस कैटेगरी का हो उसको एक साथ डालना है आपको, ठीक है। अब एक लायबिलिटी होता है जो बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जिसका नाम है क्या, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। एग्जामिनर बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज, डिफाइन करिए और कुछ एग्जांपल दे दीजिए कंटिंजेंट लायबिलिटी का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन प्लीज आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, देखिए नाम कंटिंजेंट का मतलब कि जो निश्चित ना हो, अभी अनिश्चित है, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी है जो कि अभी एक्चुअली लायबिलिटी है नहीं, ठीक है। यानी द लायबिलिटी व्हिच बिकम्स पेबल, यानी अभी वो लायबिलिटी नहीं है लेकिन वो पेबल होगा कब, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी जिसका होना या ना होना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज करेंटली नॉट लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी कब बनेगा, जब वो इवेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट क्लेम, यानी किसी ने कंपनी के ऊपर क्लेम ठोक दिया, अब केस चल रहा है, तो अब वो लायबिलिटी होगा या नहीं होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो जजमेंट आएगा या जो कोर्ट केस का जजमेंट मतलब आएगा वो कंपनी के अगर अगेंस्ट हुआ तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीजों को हम कहाँ पे रखते हैं, ये कंटीजेंट लायबिलिटी के केस में होता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, गारंटी ऑफ लोन। तो गारंटी फॉर लोन, कंपनी ने, किसी आदमी ने बैंक से लोन लिया, उसके लिए हमने या हमारे बिजनेस ने गारंटी दी, तो जब तक वो बंदा जिसने लोन लिया हो बैंक को रिपे नहीं करेगा तो किसको पे करना पड़ेगा, मुझे। यानी कि मेरा लायबिलिटी कब आएगा, जब वो पे नहीं करेगा, यानी कि इवेंट हो गया, कौन सा इवेंट, कि अगर जिस बंदे ने लोन लिया हुआ है वो अगर पे नहीं किया तब मुझे पे करना, यानी कि मेरा लायबिलिटी कब आएगा, जब वो पे नहीं करेगा, यानी जब तक वो पे नहीं कर दे मेरे लिए वो क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब पे करेगा तो फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, अब पे ही नहीं किया तो फिर तो मुझे लायबिलिटी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का आप डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, एग्जांपल भी। अब एक और चीज है इसी से रिलेटेड कि इसको शो कहाँ करते हैं बैलेंस शीट। अब एक बात बताइए, सिंस कि ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, अगर लायबिलिटी में हम डाल देंगे तो हमारा एसेट और लायबिलिटी साइड तो मैच करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इसको दिखाना है बुक्स पे कहीं पे भी, तो इसको हम जो दिखाते हैं वो बैलेंस शीट जहां खत्म हो जाता है वहां पे नीचे लिख देते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी करके, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी करके, क्योंकि आपको दिखाता हूं मैं कैसे। सपोज करिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब यहाँ पे हमारा दोनों बैलेंस शीट मैच हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो बैलेंस शीट खत्म हो गया और दोनों साइड मैच हो गया, यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म होने के जस्ट नीचे लिख देंगे फुटनोट। क्या लिखेंगे, वर्ड एक लिखेंगे फुटनोट, और जिसको बोलते हैं डी है कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन एज फुटनोट इन दी बैलेंस शीट, ठीक है। इन दी नहीं, मतलब बिलो द बैलेंस शीट, फुटनोट, ठीक है। लिख देंगे, मान लीजिए अगर कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटी हो तो लिख देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी अमाउंट, लिख देंगे मान लो 1 लाख, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, क्लियर, ओके। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का तीनों चीज देखिएगा, डेफिनेशन, एग्जांपल और उसका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ये है, इट इज शोन एज फुटनोट बिलो द बैलेंस शीट, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी हमने देख लिया, अब देखेंगे ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग, ठीक है। ये वर्ड आता है ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग, इससे भी बहुत ही थ्योरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान, अभी तक थ्योरी में एक मैंने बोला कंटिंजेंट लायबिलिटी और दूसरा ये ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग। पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग एंड मार्जिनिंग, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, वही जो अभी हम बात समझा रहे थे, क्या कि मींस पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर कॉमन अकाउंटिंग हेड, यानी अगर करेंट एसेट है तो करेंट एसेट के नीचे लिखेंगे हम डेटर,
जो भी होगा, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, तो अंडर अ सिमिलर हेड, सिमिलर नेचर का जो भी हमारा आइटम है उसको एक कॉमन अकाउंटिंग हेड के अंदर लिखेंगे, उसी को हम ग्रुपिंग बोलते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम हमें कोशिश क्या, हमें जो आइटम्स हैं सिमिलर नेचर के उनको एक कॉमन अकाउंटिंग हेड देना चाहिए। फॉर एग्जांपल करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, इसी को हम ग्रुपिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है मार्जिनिंग। मार्जिनिंग का मतलब मींस द अरेंजमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एसेट और लायबिलिटी को दिखाना है, यानी कौन सा एसेट पहले आएगा। पहले तो ग्रुप को देखना है, ग्रुपिंग तो करना ही है, लेकिन ग्रुपिंग में भी कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये होता है मार्जिनिंग। ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब सारे आइटम्स को कॉमन हेड में, जो सिमिलर नेचर के आइटम है उनको कॉमन अकाउंटिंग हेड में रखना, उसको ग्रुपिंग बोलेंगे। अब उनमें से कौन पहले होगा, अरेंजिंग देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड एज मार्जिनिंग। तो ऑर्डर में दो ऑर्डर है, एक बोलता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। अब क्या होता है ये, उसको भी बात कर ले। देखिए लिक्विडिटी का मतलब कि कौन सा चीज कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, उसको बोलेंगे लिक्विडिटी। ठीक है। तो दो ऑर्डर है मार्जिनिंग के अंदर, हमारा कितना ऑर्डर है, दो ऑर्डर है। पहले को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है। दो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी को शॉर्ट में मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में ये देखेंगे, अगर एसेट है तो पैसा मिलेगा और लायबिलिटी है तो पैसा पे करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी देखेंगे कि एसेट्स में कौन सा एसेट ऐसा है जो पहले पे करेगा, तो उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में पे करेगा या ज्यादा या पे ही नहीं करेगा उनको बाद में लिखेंगे। सेम वे लायबिलिटी में भी जो पहले आ जाएगा, मतलब जिनको पैसा पेमेंट जल्दी करना है उनको पहले लिखेंगे, जो बाद में करना है उसको बाद में लिखेंगे। तो यही यहाँ पे डिफाइन करा है। लिक्विडिटी मींस द फैसिलिटी विद व्हिच द एसेट मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी एसेट्स को कन्वर्ट करेंगे कैश में, और लायबिलिटी आर टू बी शोन फर्स्ट एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि उनको पहले पे करना होता है, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को दिखाएंगे। एसेट है तो उन एसेट को पहले दिखाएंगे जो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए, और लायबिलिटी के केस में उनको जो कि शॉर्ट टर्म है, यानी बोलने का मतलब ये कि जिनको पहले पेमेंट करना है उनको पहले दिखा देंगे और जिनको बाद में करना है उनको बाद में दिखा देंगे। सेम वे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि वो एसेट्स जो कि ज्यादा टाइम तक बिजनेस को हेल्प करने वाले, परफॉर्म करेंगे ज्यादा टाइम तक बिजनेस में, उनको पहले लिखेंगे। यानी कि जैसे देखिए जो फिक्स्ड एसेट होता है कंपनी में ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसको पहले रखेंगे, और जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है उनको बाद में रखेंगे। सेम वे लायबिलिटी में भी उनको पहले रखेंगे जो कि ज्यादा टाइम तक बिजनेस में रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहले, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बाद में। यानी आप अगर देखिए एसेट में पहले करेंट एसेट, अगर लिक्विडिटी वाला फॉलो कर रहे हो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तो पहले करेंट एसेट फिर नॉन करेंट एसेट, और अगर इसको देखो तो पहले नॉन करेंट एसेट फिर करेंट एसेट। अब इसमें पहले करेंट लायबिलिटी फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, और अगर ये है मेरा तो पहले नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर करेंट लायबिलिटी, उससे भी ऊपर कैपिटल, और इसमें भी करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट ऐसे लिख दिया मैंने, नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर कैपिटल। ठीक है। यानी दोनों में जस्ट उल्टा है। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी फॉलो कर रहा हूँ तो हमारा क्या था, एसेट में सबसे पहले वो एसेट हम दिखाएंगे जो कि, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में हम वो फॉलो करते हैं कि कौन सा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो गया या किसको पहले पे करना उसको पहले दिखाएंगे बैलेंस शीट में, और ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में जो ज्यादा टाइम तक बिजनेस को में परफॉर्म करेगा उसको पहले दिखाएंगे। ठीक है। अब दोनों में बैलेंस शीट का क्या प्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले लिक्विडिटी वाला देखते हैं। लिक्विडिटी वाले में सबसे पहले हम मान लीजिए एसेट साइड देखते हैं, तो एसेट साइड में वो एसेट सबसे पहले आएगा जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले तो कैश ही आएगा क्योंकि वो तो खुद में ही कैश है। उसके बाद फिर होगा हमारा बैंक। क्यों? क्योंकि बैंक जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा कैश के बाद। ठीक है। क्योंकि बैंक में तो जाओ और पैसा निकाल लो मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले कैश, फिर बैंक, फिर बीआर, फिर डेटर, फिर स्टॉक। ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर गुडविल। तो अच्छा, इसमें भी अगर मैं ग्रुपिंग का बात करूं तो ये सारा करेंट एसेट के ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद ये सारा हमारा नॉन करेंट एसेट, यानी दो चीज आपको देखना है। ग्रुपिंग पहले तो वो जो सिमिलर नेचर के आइटम्स है
उनको एक हेड में डालना है। फिर उसके अंदर भी आपको मेंटेन करना है मार्जिन, जो भी बेसिस जिन भी ऑर्डर पे आप करें, चाहे वो लिक्विडिटी ऑर्डर चाहे परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर सेम वे बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक होल्डिंग, लोन, फिर कैपिटल। तो इन तीनों को हम करंट लायबिलिटी के हेड में रख सकते हैं, इसको नॉन करंट लायबिलिटी में, और ये तो कैपिटल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन दी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में सबसे पहले मान लीजिए गुडविल होगा, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनको भी हम हेड में रख सकते हैं, ये सारा नॉन करेंट एसेट के हेड में आ जाएगा। फिर उसके नीचे है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, बैंक, जो भी होगा बैंक, फिर क्या, एक सेकंड, फिर एक सेकंड, हाँ, फिर बैंक और उसके बाद कैश, ठीक है। तो इनको भी हम किस हेड में रख सकते हैं, इनको करंट एसेट के हेड में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको रख देंगे हम करंट एसेट के हेड में। उसके बाद इस साइड सबसे पहले कैपिटल, फिर लोन, बैंक होल्डिंग, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इसको करंट लायबिलिटी में, इसको नॉन करंट लायबिलिटी में, और ये तो कैपिटल है। अगर आप ध्यान से इन दोनों को आप देखेंगे तो आप एक सेकंड में एनालाइज कर लेंगे कि जो सब फॉर एग्जांपल एसेट वाला, ठीक है, एसेट में सबसे ऊपर हमारा क्या है, कैश। अगर हम ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं तो एसेट साइड में सबसे ऊपर हमारा कैश है, ठीक है। अगर सेम बात करें तो अगर हम परफॉर्मेंस बात करें तो सबसे नीचे है कैश, फिर ऑर्डर में गुडविल सबसे नीचे है, परफॉर्मेंस में गुडविल सबसे ऊपर है, ठीक है। यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी अगर एक भी आप ध्यान में रखें तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि किसको जल्दी पैसा आएगा जिससे, और किसको जल्दी देना है। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में कैश बेसिस होता है और उसमें परफॉर्मेंस यानी टाइम वैल्यू लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, ठीक है। या पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, दो ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक और थ्योरी पॉइंट है उसको भी देख लेंगे हम लोग, है ना। तो हम जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 24, ओके, ठीक। तो हम जो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 24, ठीक है। आप एक बार मैं आपको फुल व्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का या तो आप बुक से मैच कर लीजिए कि कौन सा है आपके बुक में। फिर से याद दिला दूं, टीएस ग्रेवाल सर का बुक है, ठीक है। हो सकता है 22, 24, 25 यही सब कोई होगा आपके बुक में, ठीक है। बाकी मेरा जो पुराना बुक था उसमें 24 है, ठीक है। हमें एक ही थोड़ा ही क्वेश्चन करना है, लेकिन उसी क्वेश्चन का क्यों बहुत कुछ समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है, आप या तो वहां से पता कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। क्योंकि जब क्वेश्चन बनाने लगूंगा तो मैं तो बुक में देखूंगा और फिर वहां से मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया है, ठीक है, ऑफ स्टैनफोर्ड एट 31 मार्च 2019, ड्रॉ द फाइनल अकाउंट। यानी फाइनल अकाउंट में हमारा तीनों चीज आता है, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल, फिर स्टॉक इन हैंड यानी ओपनिंग स्टॉक, बैंक, कैश, मशीन, फर्नीचर, परचेज, वेजेस, कैरेज। अब कैरेज कुछ नहीं बोला तो क्या मान लेंगे, इनवर्ड मान लेंगे, ठीक है। इनवर्ड मानते हुए हमारे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, ठीक है। फिर सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर। अच्छा, इसमें जीएसटी भी है, तो मान लीजिए अभी जो सेशन चल रहा है करंट, उसमें तो मान लीजिए ये वाला जीएसटी वाला शायद टॉपिक हटा हुआ है। बाकी आप मैंने तो वीडियो डाला है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, इस वैसे इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इनपुट इनपुट वाला सबका डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट वाले का क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा होता है, एसेट, और क्रेडिट होता है लायबिलिटी। यानी कि ये लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आ जाएगा और ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद नीचे है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आ रहा है तो उसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, तो पहला ट्रीटमेंट उसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो बुक से आपको मिल गया होगा, क्वेश्चन मैच हो गया होगा।
क्योंकि अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/03/19, ठीक है, 31 मार्च 2019, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं तो बुक से ही देख लूंगा, बाकी आप भी बुक से ही देख लीजिएगा, ओके। सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल तो मान लीजिए मेरे बैलेंस शीट में आ जाएगा। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मैंने बना लिया है, ये रहा, ठीक है। तो कैपिटल सबसे पहले एसेट लायबिलिटी को ही डाल देते हैं, ऊपर नीचे कितना ही करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल में मैंने बताया, इसको ऐसे कर लीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रहा है क्वेश्चन में, 1,50,000, ठीक है। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक दे रहे हैं, ये तो ऊपर काम पड़ेगा। कैश एट बैंक एंड हैंड, तो बैंक और कैश दोनों को लिख रहे हैं, कितना, 10,000 और 5,000। फिर मशीनरी फर्नीचर ये है 1,00,000, ये है 13,000। फिर परचेजेज ऊपर, वेजेज ऊपर, कैरेज इनवर्ड ऊपर, सैलरी ऊपर, फिर डेटर है हमारा कितने का, 90,000 का, नीचे दिया है देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड, डेटर 90,000 का हो गया। फिर क्रेडिटर है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, क्रेडिटर कितने का, 47,000 का हो गया। फिर इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी ये सब का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इनपुट वाला जो भी आइटम है वो एसेट है, तो डेबिट इधर एसेट साइड में आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, 10, 10 और 15,000, 10,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। फिर आउटपुट वाला भी लिख देते हैं, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये है 8, 8 और 12, 8,000, 8,000 और 12,000, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, अच्छा नीचे वाला भी आइटम आपको पता है कि एडजस्ट, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, एडजस्टमेंट का 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। तो पहला तो मेरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और बाकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 12,000 का, सॉरी 50,000 का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ट्रेडिंग वाला पार्ट लिख देते हैं हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा सा और टाइम, हाँ। ट्रेडिंग में सबसे ऊपर तो ओपनिंग स्टॉक किया जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 30,000 टू ओपनिंग स्टॉक, 30,000, ठीक है। फिर परचेजेस, तो टू परचेज कितना है, 1,00,000, ठीक है। वेजेस भी इसी में आएगा, टू वेजेस 13,000, एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है, मैंने अमाउंट कुछ गलत लिखा है शायद, एक सेकंड। ओपनिंग स्टॉक तो ठीक है 30,000, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मशीनरी 1,00,000 है, अच्छा परचेजेस 2,00,000, ठीक है। फिर वेजेज उसके नीचे है 50,000। फिर कैरेज है, तो टू कैरेज इनवर्ड मानते हुए, नॉर्मली इनवर्ड ही होता है, बाकी आप नीचे लिख भी सकते हैं नोट देके कि इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट कैरेज इज इनवर्ड, ठीक है। 33,000
फिर सैलरीज तो उसमें आएगा, तो उसको भी साथ साथ ही हम कवर करते हैं, लिख देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए P&L शुरू होगा हमारा। टू सैलरीज कितना है, 70,000। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो टू डिस्काउंट अलाउड इधर आ जाएगा कितना, 4,000। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव हुआ वो हमारे लिए मान लीजिए इनकम हो जाएगा, तो बाई डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 5,000। ठीक, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना है, 50,000। टू ऑफिस एक्सपेंस 40,000। यहाँ पे मान लीजिए बाई सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा कितना, 5 लाख। ठीक है, फिर सैंडी डेटर क्रेडिटर और सब हो गया, बाकी क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसका दो ट्रीटमेंट आएगा ना, तो पहला तो उधर हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दिया था, दूसरा ये। ठीक है, अब दोनों को पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करते हैं। ठीक, बाकी आपको इजी लगना चाहिए अब तो। तो दोनों साइड में ये वाला बड़ा है, तो इधर लिख देंगे 5 लाख। दोनों साइड में इनकम साइड बड़ा है, तो 5,50,000 यहाँ पे लिख देंगे, 5,50,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर इनकम बड़ा है, तो इस साइड आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,000। ट्रांसफर टू P&L लिख देंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यही इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 237,000। इसको भी अब बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 242। ठीक है, यही वाला साइड बड़ा है, फिर से 2,42,000, 2,42,000। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस ये 40,000 है, 4,000 नहीं है। ठीक, तो हो जाएगा ये टू नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये हो जाएगा हमारा 78,000। ठीक है, ओके। अब ये कैपिटल में मेरा ऐड हो जाएगा। अब कैपिटल पे ही मेन फोकस रखते हैं। ड्राइंग दिया नहीं है, तो सीधे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल में से हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस नेट प्रॉफिट कितने का, 78,000 का। ये जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 228,000। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, अब दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे। दोनों साइड का टोटल, तो ये हो गया 3,03,000 और ये भी हो गया 3,03,000। ठीक है, अच्छा, तो बैलेंस शीट मैच हो गया हमारा, यानी ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। बाकी एक चीज देखिए, जैसे अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा, तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया होगा जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, जीएसटी वाला, कि जैसे देखिए ये आउटपुट सीजीएसटी है और इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, ये है 8,000 का बैलेंस, ये है 10,000 का, यानी अल्टीमेटली इनपुट सीजीएसटी ज्यादा है। यहाँ पे इसको 8,000 हटा दीजिए, सीधे यहाँ पे ही 2,000, यानी दोनों को नेट कर दीजिए। तो नेट करेंगे तो इनपुट ज्यादा आ रहा है, तो इनपुट सीजीएसटी में आप 2,000 लिख सकते हैं। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी में कंपेयर करेंगे, तो इनपुट एसजीएसटी 2,000 ज्यादा है, तो इनपुट ये वाला साइड काट के, यानी अल्टीमेटली बोल सकते हैं ये वाला काट के सारा, इसमें भी ये अमाउंट काट के ये 2,000 नेट 2,000 हो जाएगा, ये भी 2,000 हो जाएगा, और ये 15 है और 12 हुआ है, यानी 3,000। ऐसे भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
बाकी दोनों ही सही है, ठीक है। अब छोटा सा एक और टॉपिक है कि जो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी 2 मिनट का टॉपिक है, उसको भी कर लेते हैं। जो 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 छोटा सा टॉपिक हम भी हमारा रह रहा है वो है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसको उसका क्या फॉर्मेट होगा, प्रेजेंटेशन बोले तो फॉर्मेट क्या होगा, ये यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक ठीक है। तो 2 मेथड होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो सकता है और दूसरा वर्टिकल फॉर्म हो सकता है। मैं आपको बता दूं जो भी अभी हम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हम जो फॉर्म फॉलो करते हैं वो होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है। Under this form of presentation, the financial statement is presented in T form, यानी कि अभी आपने देखा होगा जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, जो भी जैसे ये है टी फॉर्म बोले तो एक इधर है एक इधर है, बीच में आपको टी टाइप दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसको टी फॉर्म बोलते हैं, और इसको दूसरा जो नाम देते हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अभी तक हमने किया वो था हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जिसमें कि हम टी फॉर्म के टाइप पे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है वर्टिकल फॉर्म। इन दिस फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दिस फॉर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन सिंगल कॉलम। इसमें क्या होता है, टी नहीं होता, सीधे एक ऊपर लिख दे उसके नीचे, जैसे अभी में जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम, लेकिन वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, सबसे ऊपर इनकम दिखा देगा, उसके बाद नीचे एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट दिखा देगा, ठीक है। सेम में बैलेंस शीट में अभी हम लेफ्ट साइड में लायबिलिटी दिखाते हैं, राइट साइड में एसेट दिखाते हैं, लेकिन इसमें क्या करेगा, पहले लायबिलिटी दिखाएगा एज अ सोर्स ऑफ फंड, और क्योंकि लायबिलिटी क्या होता है, पैसा आता है यानी फंड का सोर्स है, तो उसको सोर्स ऑफ फंड के नाम से दिखा देगा। और जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं या बिजनेस को रन करने के लिए मशीन खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, उसको एप्लीकेशन ऑफ फंड के नाम से दिखा देगा ये, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्म में हम सिंगल कॉलम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म तो ऑलरेडी हमने दो चार क्वेश्चन अब तक जो भी किया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म था, तो वर्टिकल फॉर्म हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड जो भी होगा, उसका पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले ले लेंगे हम लोग नेट सेल्स, नेट सेल का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी ये हो गया सीओजीएस, इधर हो गया नेट सेल, दोनों को ऐड करने पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। उसके बाद नीचे हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारा एक्सपेंस कवर हो जाएगा, एक सेकंड में लिख देता हूँ कौन कौन सा। फॉर एग्जांपल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा जो भी होगा एक्सपेंस वो सारा इसी में, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस एक, फिर ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन नहीं लिखते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, फिर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस यानी सैलरी डेप्रिसिएशन है सारा इसी में कवर हो जाएगा, और मिसलेनियस एक्सपेंस यानी अदर भी इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो आ जाता है वो होता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, सबसे पहले बात करेंगे ये लोग सोर्स ऑफ फंड का, यानी कि पैसा कहां से आया। सोर्स ऑफ फंड दो होता है, प्रोपराइटर फंड यानी मालिक ने जो लगाया जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, सोर्स ऑफ फंड प्रोपराइटर फंड कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ब्रांड, फिर लॉन्ग टर्म डेट होता है, फिर टोटल हो गया, बैलेंस शीट का टोटलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा एसेट का साइड, एसेट का साइड फिक्स्ड एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया। बस वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट, यानी जो भी बिजनेस का करेंट एसेट है उसमें से करेंट लायबिलिटी लेस कर दो, या इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट आप जो दूसरा था यानी कि आपका लायबिलिटी साइड, ये जो सोर्स ऑफ फंड वाला साइड है हमारा, उस साइड भी ये करेंट एसेट आप, सॉरी एक सेकेंड, उस साइड भी आप ये करेंट लायबिलिटी अपना लेके जा सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक सी कॉलम आपको डालना पड़ेगा, बाकी ऐसे ही करिएगा कोशिश, ठीक है। जैसे ये जो आपका करेंट लायबिलिटी है, एक सेकेंड, जो ये आपका करेंट लायबिलिटी है, आप यहाँ से यहाँ पे भी सी कॉलम के नाम से सी कॉलम लिख के करेंट लायबिलिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
यानी कि आप इसको करंट लायबिलिटी को यहाँ पे भी सी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। उस सेंस में फिर यहाँ पे टोटल केवल करंट एसेट जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड फिर मैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन, दो टाइप का, एक वर्टिकल फॉर्म और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है। तो ये चैप्टर जो नॉन एडजस्टमेंट वाला है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 19, वो एडजस्टमेंट वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। बाकी इसका सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।